नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रश्न के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देने का काम करता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज देखने को मिल जाता है ना। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। आज जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से है। पीडीएफ भी अभी टेलीग्राम पे ही है, अभी डिलीट भी नहीं हुआ होगा, तो देख लीजिएगा, है ना। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो एक प्रश्न पूछा गया है, उड़ीसा में रजो महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। जो बच्चे मेरे से प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी अटेंड कर रहे थे एमटीएस के लिए, जो मैंने 37 वीडियो प्रोवाइड कराया, इसमें से किसी एक वीडियो के थंबनेल पे ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा। मैंने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया था कि पूर्वोत्तर में जो लड़कियों में पहली बार पीरियड आने पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ना। पहली बार लड़कियों में जो मासिक धर्म आती है, तो इसका आंसर था कि असम में तुलोनिया बिया नामक एक त्यौहार होता है जो आपका मनाया जाता है प्रथम बार पीरियड आने पर। इसी के संबंध में जो एक्स्ट्रा फैक्ट था, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। उड़ीसा में इस प्रकार के त्यौहार जब लड़कियों में पहली बार पीरियड आती है तो रजो महोत्सव मनाया जाता है, और यह त्यौहार आपका 3 दिनों तक चलता है। ये भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछते देखा है। और ये जून महीने में जब मानसून की आगमन होती है, 14 जून से पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। आपका कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कितने दिन चलती है? 3 दिनों तक चलती है। उड़ीसा की कुछ और त्यौहार की बात कर ले तब हम एक्स्ट्रा फैक्ट पे आए। उड़ीसा में आपका धनु जात्रा त्यौहार काफ़ी पूछा जाता है। धनु जात्रा मैंने आपको जात्रा से 3 बताया है। धनु जात्रा बताया है, एक डायरेक्ट यात्रा बताया है, एक आपका मेदराम यात्रा बताया है। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग स्टेट है। और एक जगन्नाथ यात्रा, ठीक है, एक जगन्नाथ यात्रा। बोलो जय जगन्नाथ। तो देखिए, जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा, धनु यात्रा उड़ीसा, खाली यात्रा रहेगा तो पश्चिम बंगाल, और मेदराम यात्रा रहेगा तो तेलंगाना। तो ये चारों यात्रा को जरूर ध्यान रखें, आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में आप नौखाई त्यौहार भी मना लेते हैं, फसलों वाली त्यौहार है। उड़ीसा में आप नवकलेश्वर महोत्सव मनाते हैं, नवकलेश्वर महोत्सव मनाते हैं उड़ीसा के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के अंदर आप गोटी पुआ नृत्य देख लेते हैं। उड़ीसा के अंदर आप ओडिसी शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। ओडिसी शास्त्रीय भाषा भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर आप छऊ नृत्य को देख पाएंगे, है ना। तो ये सभी आपका जो है उड़ीसा से संबंधित है। कोणार्क का मंदिर आप देख लेंगे उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा लिंगराज मंदिर देख लेंगे जो भुवनेश्वर के अंदर है उड़ीसा के अंदर। तो ये सभी जो चीज़ है आपका उड़ीसा के अंदर है। ये तो मैं अभी तक यहीं तक हूँ बंधु। अब आता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट पे। एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या कि यह महोत्सव लड़कियों में प्रथम बार मासिक धर्म आने पे मनाई जाती है, अब भी बताया। उड़ीसा का यह पर्व 3 दिनों तक चलता है, बता चुका। इसी प्रकार का पर्व जो तमिलनाडु में होता है, इसी प्रकार कहने से हमारा सेंस यहाँ पर है कि जो लड़कियों में पहली बार पीरियड आती है तो तमिलनाडु के अंदर इस त्यौहार को निरातु बीजा कहा जाता है। असम के अंदर इस त्यौहार को तिलोनिया बीजा कहा जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है, जो पिछले एमटीएस में और सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया। ठीक है, सीजीएल का जो टीयर 2 होता है इसमें भी पूछा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट यानी असम वगैरह में जो लड़कियों में पहली बार पीरियड आने पर त्यौहार मनाया जाता है, कितने दिनों तक होती है, तो 7 दिन तक। त्यौहार का नाम क्या है? तिलोनिया बीजा। ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस सेट के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पे है। बस इतनी सी कमी है कि मुझे रीनेम नहीं करना आता है। एक बार सेट कर देता हूँ तो फिर पता नहीं कहाँ से ऑप्शन आता है रीनेम का। तो आपने पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना है। मिड मार्च से अप्रैल तक सब आधा आधा एमबी का है जी। क्या डाटा जाएगा 10-15 एमबी में? अगर 1000 ज्ञान दे गए तो काफ़ी काम के हो जाएंगे, है ना। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका मनोज सोनी साहब है, यूपीएससी का अध्यक्ष, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सिविल सेवा के जनक पूछा जाता है स्टैटिक्स फॉर्म में, तो लॉर्ड कर्नवालिस, इस प्रकार से इनका नाम है, लॉर्ड कर्नवालिस। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, ये जो वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं किसी संस्था का, ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कुछ अध्यक्ष देख लीजिएगा।
हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? देखिए मैं सब दिन बताता आया हूँ, 4 बांध इंडिया का जरूर आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध परियोजना, इसके अलावा भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध परियोजना, ये और एक आपका इंदिरा नहर। इनसे 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इन चारों से, ठीक है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये आपका महानदी पे है, यहाँ पीडीएफ लिखा है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, सबसे लंबी बांध परियोजना है, ऊंचाई नहीं लंबाई के हिसाब से। इसके अलावा हीराकुंड जो बांध परियोजना महानदी पर है, इसके बारे में क्या खास है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है कृष्णा है। तो पहला, दूसरा और ये रहा आपका महानदी तीसरा। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियां जो क्रम में है, सबसे बड़ी गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी। और ये तीनों के तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में समाती है, बे ऑफ बंगाल में जो है गिर जाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन और बता रखा है कि अरब सागर में गिरने वाला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो आंख मूंद के नर्मदा नदी लगाना है। नर्मदा नदी ओम कारेश्वर परियोजना इसी पे है, सरदार सरोवर परियोजना इसी पे है। एमपी का जीवन रेखा कहा जाता है, उल्टा दिशा में बहता है, खंभात की खाड़ी में गिरती है यानी अरब सागर में मिला जुला के। इसके अलावा नर्मदा नदी को, एमपी का जीवन रेखा हो गया, नर्मदा नदी को जो है ये मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो ये सभी बातों नर्मदा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है ना। और मैंने स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बताया है ये नर्मदा नदी के किनारे ही है, गुजरात के एकता नगर या केवड़िया में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर हाइट वाली प्रतिमा है, जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक हाइट की प्रतिमा है। दोस्तों मेरी पढ़ाने की यही है स्टाइल, है ना। आप जानते ही होंगे, जो बच्चे नए हैं इसी तरीके से भैया जो है किसी भी क्वेश्चन की जो भी पूरे परिवार हैं उसको एक साथ ला के समेट दो, ताकि आने वाले समय में भी क्वेश्चन कहाँ से बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना आपका टिहरी बांध परियोजना है। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ये परियोजना किस नदी पे है? देखिए अगर एक लौता ऑप्शन है तो भागीरथी सही है, और दुलौता मतलब ऑप्शन है तो भागीरथी और भिलांगना द बेस्ट आंसर है ना। भागीरथी और भिलांगना का संगम बेस्ट आंसर है। अगर इकलौता नाम आता है तो भागीरथी सही है, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध जो ग्रेविटेशनल आपका जो डैम है, ये सबसे ऊंचा है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे। कभी जमाने में जब टिहरी बांध से पहले यही सबसे ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो सतलज नदी पर है, आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी नहर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले सबसे बड़ी नहर कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है। और ये नहर जो है कहाँ से निकलती? तो हरिके बैराज से निकलती है। इसे VVI करके रखेंगे। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बैराज से निकलती है, नदी का नाम नहीं पूछता है, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है, जो आपका बराही नदी पर कर्नाटक में है। इससे पहले योग या गोरसप्पा जो है ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात हुआ करती थी, जिसे MK गांधी, महात्मा गांधी, खाली एम गांधी होगा, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में ये रिकॉर्ड जो है किसके पास आ गया है? कूचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक के अंदर ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका गॉडविन ऑस्टिन है, इसे K2 भी कहते हैं। इसके अलावा जो भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, जो आपके सिक्किम में स्थित है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये K2 जो है ये इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में जो PACO वाला इलाका है वहाँ भी अपनी जो है फैलाव को शेयर करता है, इसीलिए यह पूर्णतः भारतीय नहीं कहा जा सकता। जो पूर्णतः भारतीय है ये सिक्किम के कंचनजंगा है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी माउंट एवरेस्ट पहला, दूसरा आपका हो गया K2 और तीसरा आपका हो गया कंचनजंगा। ध्यान रखेंगे ये तीनों चोटियों की। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, हिमालय रेंज की चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था। ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछते मैं देखा गया है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है वर्तमान में 8850.5 मीटर है, लेकिन आपके ऑप्शन में 8885 मिलेंगे। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं पूछते देखा हूँ कई दफ़ा एग्जामिनर को। इसके अलावा
भारत में सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील या सबसे बड़ी झील कहेगा तो या सबसे बड़ी लगून झील कहेगा, सभी का एक ही आंसर है चिल्का झील। कहाँ गया भाई चिल्का? इधर। इसके अलावा चिल्का झील ही वो स्थान है जो रामसर साइट में पहली बार भारत में शामिल हुआ। वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं? 75। और किस स्टेट में रामसर साइट की संख्या ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में। तो ये बात सब ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर किससे बना है? प्लेट टेक्टोनिक से बना है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, जिनको सीजीएल की एग्जाम देना है वो अभी से जो है एनालिसिस को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कोई भी टाइम पास वाला वीडियो नहीं होगा, आपके काम के ही होंगे और ये आपको खुद रियलाइज होता होगा, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कल भी पूछा गया था, जो लेटेस्ट करंट पीडीएफ में है 2023 इंडिया में होगा। मैंने यहीं पर ही एक बात और बताया है कि 2011 में भी इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप का मेजबानी कर चुका है, लेकिन सम्मिलित रूप से श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि उस समय जो है 3 देशों में कराए गए मैचेस और इसके विजेता भी भारत ही रहे थे 2011 में, जो हम आखिरी बार विजेता बने थे माही के कप्तानी में। और इससे पहले हमने एक बार और वर्ल्ड कप जीत रखा है, 1983 में जीत रखा है, जो वर्ल्ड कप का 3rd संस्करण था। अगर आपसे कोई पूछे आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई तो 1975 में, और 1975 में जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था इसका नाम था प्रेसिडेंशियल कप, ठीक है। और इसके विजेता जो रहे थे वेस्ट इंडीज रहे थे, क्लेव लाइट, ठीक है, क्लेव लाइट। और 2 लगातार वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत लिया था। उस समय जैसे आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया को टीम जानते हैं, उस समय वेस्ट इंडीज को जाना जाता था। तो वो कहते हैं ना कि हर आंधी के बाद एक शांति छाती है, तो वही हो गया है। एक समय था जब वेस्ट इंडीज काफ़ी टॉप पे क्रिकेट टीम में हुआ करते थे। तो ये तो हो गया आपका एडिशनल वाली बात। इंडिया में पहला एशियन गेम कब हुआ ये पूछा जाता है, तो 1951 में आपका एशियन गेम हुआ था, जो एशियन गेम का शुरुआती संस्करण था, लेकिन यहीं से आपका जो है शुरुआत हुआ है एशियन गेम, ठीक है। आगामी जो एशियन गेम होगा, है ना, एशियन गेम जो पिछला 2018 में हुआ है, ये आपका कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। आगामी जो है ये चाइना में 22 में प्रस्तावित था, लेकिन ये जो है आपका डिले होके 23 में होगा। इसके अलावा भारत की दूसरी बार जो आपका एशियाई खेल हुआ ये 1982 में हुआ है। भारत में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में दिल्ली में हुआ था, एकमात्र बार। इसके अलावा अभी दिल्ली में करेंट सेक्शन से विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में आयोजित हुए थे, जिसमें भारत को 4 गोल्ड मिला है ना। इसके अलावा ये 4 गोल्ड किसके किसके मिले हैं ये भी क्वेश्चन बहुत दिन नहीं है, अब देखने को मिल जाएगा। स्वीटी बुरा, न्यूति घुनघास, इसके अलावा आपका निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन। कल पूछा गया था ना कि लवलीना बोरगोहन जो है ये जो है कौन से खेल खेलती है। तो अगर आपको इतनी बात भी पता है कि अभी महिला बॉक्सिंग में पदक जीता है, तो भाई सिंपल सी बात है, बॉक्सर है ना। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। विजेता की यहाँ बात कर लेंगे तो जर्मनी जो है बेल्जियम को हरा के विजेता बने थे। और हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5th संस्करण थे ये आपका एमपी के अंदर हुआ था, और विजेता यहाँ पे महाराष्ट्र रहे थे। टोटल 161 पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में जो हुआ ये गुजरात के अंदर हुआ था। यहाँ पे सर्विसेज टीम को जो है विजेता घोषित किया गया था। एक एक बात ध्यान रखिए, करंट अफेयर 2022 से आ रही है। आगामी 2023 में होगी जो गोवा के अंदर होगी, यानी 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गोवा में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा, जो कल पूछा गया था। विजेता आ सकता है तो अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस रहा था। आगामी जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा, है ना। फीफा महिला वाला इसी साल होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर फीफा महिला। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 ये होना है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, विजेता रहे थे ऑस्ट्रेलिया। 2023 में ये आयोजन साउथ अफ्रीका में हुए हैं, है ना। अच्छा ये एक सेकेंड यहाँ से T20 शब्द काट देना बंधु, है ना। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में हुआ था। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो है
ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप नहीं लिखना है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड, विजेता ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो 2023 में हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, ये T20 महिला का वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। भारत प्रथम बार विजेता बना फर्स्ट एडिशन का, और उप विजेता इंग्लैंड रहे थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि रनर अप कौन रहे थे, ठीक है। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में जो है आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, 1905, है ना। 1905 में जो है ये लागू होता है। किसके द्वारा आया था, लाया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और प्रभावी जब रद्द हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। तो अगर इससे गवर्नर पूछ दिया जाए कि किसके समय जो है आपका रद्द किया गया था, रद्दीकरण किया गया था, खारिज किया गया था, तो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग। और किसके समय आया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था सिंपल सा, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। कल भी पूछा गया था। पंडित रविशंकर पे मैंने अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ये सब रिलेटेड। हाँ, कल मैं भूल गया, एक प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड कौन जीता था, ये भी मैं बता रखा हूँ, पंडित रविशंकर, ठीक है। कल जो है थर्ड शिफ्ट में मरियाना खाई भी पूछा है। मैंने बताया भाई ये प्रशांत महासागर जो दुनिया की सबसे गहराई वाली स्थल है, ये भी पूछा गया है। कल ये भी पूछा गया था कि छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा होती है। देखिए मैंने मजाक में बताया था ये क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया है। तो काला जवान है मेरा, इस काले जवान को एग्जाम तक ले जाए, ठीक है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये सितार से है। पंडित रविशंकर को 1999 में आपका भारत रत्न दिया गया था, है ना। और ये आपका म्यूजिक के क्षेत्र में सेकेंड पर्सन बने जो भारत रत्न जीते। पहला कौन थे भाई? एस सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है। एम सुब्बा लक्ष्मी इनका नाम है भाई, हाँ ना, एम सुब्बा लक्ष्मी, है ना। तो ये पहला जो है कर्नाटक संगीत से जुड़ी रही, और ये फर्स्ट बार जो है 1998 में भारत रत्न को प्राप्त की। इसके अलावा दूसरा स्थान पंडित रविशंकर को मिला। तीसरा स्थान पे जो आया है, दो कैरेक्टर आ गए, एक तो आपका लता मंगेशकर और एक बिस्मिल्लाह खां। इन दोनों को सम्मिलित रूप से 2001 में भारत रत्न मिला। फिर इसके बाद काफ़ी गैप के बाद 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला। कल पूछा गया था कि पंडित भीमसेन जोशी किस राज्य से हैं, तो बंधु कर्नाटक से हैं, और ये किराना घराना से संबंध रखते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गाते थे। तो ये सभी बात जो है पंडित भीमसेन जोशी के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2019 में जो आया भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में, ये आपके भूपेन हजारिका साहब को मिला, हजारिका साहब को। और भूपेन हजारिका साहब के नाम पे ही इंडिया का नदी के ऊपर जो सबसे बड़ा ब्रिज है वर्तमान में, ढोला सादिया ब्रिज, ये भूपेन हजारिका ब्रिज भी इसे कहते हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर इंडिया के लिए वो पहला म्यूजिशियन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जो है जीते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सितार, सारंगी, बीना, ये जो भी आपके कंपन से यानी तार के वाइब्रेशन से बजती है, ये सभी तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण है। ये क्वेश्चन आज नहीं कल तो छपेंगे, यहाँ पे लिखा छपेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है पॉइंट ही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, पन्नालाल घोष बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अल्लाह रखा तबला, पंडित ने होगा जाकिर हुसैन साहब तबला। ये सभी जो है कुछ कैरेक्टर जो है आपको वाद्य यंत्र को देख लेना, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आ रही है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये देखिए सारे का जो स्लोगन है मैं आपको बता रखा हूँ, बाल गंगाधर तिलक साहब बताए थे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह साहब दिए थे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे साहब जो है दिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक जो है भारत को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होगा भाई, ये यहाँ पे भी नहीं होगा, कहाँ गया, हाँ सही है, टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है ना। तो इसको जो है 2025 तक मिटाने का, उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है? तो 2023 से 2024, यानी आपको आंसर देना है 2024, ठीक है। 2024 तक जो है आपका हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इंडिया में, है ना। इसके अलावा भारत में प्रथम हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। एक क्वेश्चन को वीवीआई करके रखेंगे कि रेबीज मुक्त होने वाला प्रथम स्टेट कौन सा है? तो ये भी गोवा है, ठीक है। रेबीज आप जानते हैं क्या होता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिया। और फोबिया जहाँ पे भी अंत में लगा रहे शब्द में तो आप समझते हैं इसका मतलब होता है डर, और हाइड्रो का मतलब यहाँ पे है जल।
तो जल से जिस बीमारी में डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये बेसिकली कुत्ता के काटने से होता है। इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं, जल का आतंक, जलांतक, है ना। तो ये कुत्ता के काटने से होते हैं। और रेबीज का टीका का खोज जो है लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप सही सोच रहे हैं, ये वही लुई पाश्चर है जो दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत भी निकाला है कि आज हम पैकेट वाला दूध देख रहे हैं तुरंत खराब नहीं होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कल से आज वाला हूबहू रिपीट किया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब के साथ में जो होती है। पहला में पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की जीत हो जाती है और अगले साल ही सेकेंड युद्ध होता है तराइन की, इसमें गोरी की जीत हो जाती है। पानीपत की 3 लड़ाई होती है, 1526, 1556, 1761। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर विजय हो गए थे। दूसरा अकबर हेमू के बीच 56 में अकबर विजय हो गए थे। और तीसरा अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच, तो अहमद शाह जो है इसमें विजय हो गए थे। इसके अलावा आपका बक्सर का युद्ध 1764 और पलासी का युद्ध 1757। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि उस समय बंगाल के शासक कौन थे और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे। 1764 में जो अंग्रेज गवर्नर थे ये आपका मुनरो था और यहाँ पे त्रिगुट सेना थे, है ना, अवध का सेना, बंगाल का सेना और मुगल बादशाह का सेना। इसके अलावा जो 1757 में अंग्रेज थे, क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, और जो है रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, और 1764 जो बक्सर का हुआ था उस समय हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर से संबंधित नृत्य है? देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में पुंगचोलम करा रखा है और इस प्रैक्टिस सेट में जो पुंगचोलम वाला नृत्य था इसमें एक आदमी ढोल बजाता हुआ मैंने फिगर भी लगाया था पीडीएफ के अंदर। अगर आपको याद हो कि इस प्रकार से आदमी है, इस प्रकार से एक ढोल लिया था और नहीं आएगा मुझे बनाने, चलिए इस प्रकार से था और ये ढोल बजा रहे थे डंडा से, है ना, पुंगचोलम में, है ना, धोती और कुर्ता पहन के। तो ये वाला एक ऑप्शन में दिया गया था और पूछा गया था कि मणिपुरी का कौन सा है, तो पुंगचोलम हो जाएगा। और मुझे बताइएगा कि इसके 3 ऑप्शन कौन थे या फिर इनमें से सभी तो नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे 100% नहीं बता सकता कि यही आंसर होगा, लेकिन पुंगचोलम बताया बच्चे ने, तो पुंगचोलम मणिपुर से ही है। देखिए मणिपुर में जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य तो है, ये कचई लेमन फेस्टिवल होता है, बैम्बू डांस इंपोर्टेंट रहता है, बैम्बू डांस, ठीक है, ये आपका मणिपुर में है। लाई हरोबा मणिपुर के साथ साथ त्रिपुरा में भी हो जाती है। और मैंने अभी अभी बताया था कल या परसों, थांगटा जो नृत्य है मणिपुर के अंदर, इसे मार्शल आर्ट वाला नृत्य भी कहा जाता है। इसमें लोग तलवार लेके, इस प्रकार से तलवार हो सकता है, इस प्रकार से तलवार हो सकता है, तो ऐसे तलवार लेके डांस करते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा युद्ध या मुखौटा नृत्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, सालुंगा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, और लोसार ये भी अरुणाचल प्रदेश। लोसार को मैंने साइड में इसलिए लिखा है कि लोसार अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी लोग रहेंगे लगभग मना सकते हैं। इसके अलावा बांग्ला महोत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में ही आपका गारो खासी जयंतिया पर्वत है, जो आपको ध्यान रखना है, गारो खासी जयंतिया। देखिए गारो खासो पर्वत का भी नाम है और वहाँ के जनजाति का भी नाम है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है आपका मासिन राम में। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? देखिए या तो हाई कोर्ट पूछा गया है या सुप्रीम कोर्ट का रिट का आर्टिकल पूछा गया है। मैंने यहाँ पे दोनों ही बताना है आपको। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते हैं 226 पहले भी बता रखा है और सुप्रीम कोर्ट करता है 32 पीडीएफ के साथ बताया है। इसके अलावा हाई कोर्ट का गठन 214, और मैंने बताया है कि भाई हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसके वर्डों को हेराफेरी कर दो, हाई कोर्ट का आ जाता है ना, या फिर हाई कोर्ट वाले को वर्ड को पहला दोनों का इंटरचेंज कर दो, सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। 124 को मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो 214 हो जाएगा, 214 को मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो 124 हो जाएगा, है ना। तो एक याद रखिए, दूसरा लड्डू पाइए, ये बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल हमने 214 याद रख लिया तो सुप्रीम कोर्ट के अपने आप आ गए। इसके अलावा हाई कोर्ट रिकॉर्ड अभी न्यायालय है 215, जिसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं हिंदी में। और जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होता है, रिकॉर्ड कोर्ट है, ये आर्टिकल 129, है ना। अब ये रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है मैं पहले समझा चुका हूं, इसीलिए टाइम किल नहीं करूंगा। चलते हैं आगे। आज आपको 2 योजना आए हैं प्रधानमंत्री से। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुआ था उज्ज्वला योजना की शुरुआत, है ना। यह योजना आपका एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतलब गरीब तबके के महिलाएं हैं उसके इस योजना का लाभ दिया गया,
है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, या फिर इसमें कितनी मैक्सिमम लोन मिलती है, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिला है। देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, जब देश कोरोना से जो है त्रासदी में फंसे थे, कोरोना के त्रासदी में, वैसे अपना ही देश नहीं पूरे विश्व ही फंसे थे, तो उस समय जो है जो ठेला पे कुछ भी जैसे आम वगैरह लेके बेचते थे, रेहड़ी का जो है मालिक, रेहड़ी का मालिक नहीं कह सकते हैं, रेहड़ी का चालक, है ना। तो इस प्रकार से जो कोई ठेला पे कुछ बेचता था, तो इसे जो है बंद हो गया भाई कोरोना में, क्योंकि भाई आदमी नहीं रोड पे है तो कौन खरीदेगा। तो उसे जो है घाटा न लगे, पुनः अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सके, इसलिए शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जो है ये 2020 में एक स्कीम लाया गया, जिसका नाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना डाला गया। इसमें जो है रेहड़ी जो विक्रेता जो ठेला वगैरह पे जो मतलब चौराहे वगैरह पे कुछ बेचते रहते हैं, चौक चौराहे पे ठेला पे लेके फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इन लोगों को जो है लोन देने का एक ये स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। इस योजना को जो है दोबारा इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। पहले जो है 20 से 1 साल के लिए रखा गया था, फिर 22 के लिए कर दिया गया, और अब जो है इसे बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्वनिधि योजना को कार्यकाल बढ़ा के कितने टाइम तक कर दिया, हो ना हो यही पूछा हो, मेरे हिसाब से तो यही पूछा होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं कि जो बच्चे एकदम कॉन्शियस रहते हैं ना, हर दिन अपने आप को वाश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही बच्चे ऐसा नॉलेज रख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन 90% है दोस्तों। ये जो है एक्चुअली में यही आया है, या फिर 1977 बच्चे बता रहे थे कि 1977 भी बताया, एक 1987 भी बताया है। अब मैं किसकी बात करूं, असमंजस में हूं। बहरहाल 1987 में अगर पूछा होगा, क्योंकि एक ऑप्शन में सोनल मानसिंह बताया है, तो सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण मिला था, और 2003 में पद्म विभूषण मिला था। तो दोस्तों ये थे आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे की बोलना तो आप समझ ही रहे हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 10 मई 2023, और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ जहरीला एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो कोई भी एनालिसिस कराता हूं तो आपको जो है प्रश्न जो आया उसकी आंसर तो बताते हैं, साथ में जो भी आप ये डॉट देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, ये सभी पॉइंट टू पॉइंट जहरीली एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखेंगे, एग्जाम के अंदर हूबहू आपको देखने को मिलेगी और मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था। देखिए मैं सब दिन लिख लिख के बताया मेरे दोस्त, 57.58 मीटर। और इस बात पे मैंने प्रैक्टिस सेट में ये भी कहा है याद रखने के लिए कि इनका जो गाड़ी का नंबर है ये भी आपका 87.58 मीटर ही है, जो गिफ्ट में दिया गया है। तो इससे भी आपको याद रखना चाहिए था। 57.58 मीटर की दूरी का भाला तय कराया था कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर। ये 2020 वाला ही टोक्यो ओलंपिक था, जहां पे भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, जो आपका 1, 2 और 4 था, जिसमें आपका 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज आया था। गोल्ड जो है ओनली नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर की दूरी। 2 जो रजत आया था, एक रवि दहिया साहब के द्वारा और एक आपका मीराबाई चानू के द्वारा, ठीक है। 4 रजत में से 1 रजत इंडियन हॉकी टीम ने भी जीता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2022 में 88.44 मीटर तक दूरी तक जो है अपने भाला को पहुंचाया। इसके अलावा नीरज चोपड़ा अमेरिका में जो अभी संपन्न हुआ आपका, है ना, कौन सा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कल ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये कहां पर हुआ है, तो आपका आंसर था अमेरिका के ओरेगन, यहाँ एक जगह का नाम है, यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के अंदर 88.13 मीटर की भाला इन्होंने फेंका है। चूंकि इनके भाला फेंक से क्वेश्चन आने लगा, तो ये तीनों आंकड़ा आपके काम का है।
इसके अलावा नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक तो बता ही दिए। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है। गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है दोस्तों? पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। साथ ही साथ उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। साथ ही साथ पयोल्ली एक्सप्रेस कहा जाता है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसके अलावा जो आपका इंडिया में इस फॉर्म में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका आयरन लेडी पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो आप बता देना इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो बता देना सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के साथ भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आयरन मैन शायद कोई ऑनलाइन गेम भी होता है, बच्चे लोग भी बोलते रहते हैं, या फिर कोई कॉमिक वगैरह कुछ होता होगा, लेकिन जो आयरन मैन है इंडिया का सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपसे पूछ लिया था, कल भी पूछा था, पता नहीं क्या मिलते हैं इनको। तो ये मानिसराम है, सब दिन बताते आया हूँ, मेघालय में है। यहाँ पर 3 चीज और याद रखना है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये आपका एक हिसाब से जनजाति का भी नाम है, और पहाड़ी तो है ये है। इसी पहाड़ी के कारण तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्त कि इससे पहले मतलब मासिन राम से पहले कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान आका गया था, तो बता देना चेरापूंजी, ये भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून में होता है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होता है इंडिया में, लगभग 70% से एवं 80% के बीच में। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि वर्षा का अधिकांश स्रोत कहाँ से आता है इंडिया में, तो बता दियो अरब सागर से आता है। आपका कितना? 65%। और जो बंगाल की खाड़ी है ये वर्षा कराने में मदद करती है हमें 35%। ठीक है, ये कौन सी भाषा मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि वर्षा कराने में ये मदद करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि किस मानसून में ज्यादा वर्षा आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में। सबसे पहले मानसून कहाँ दस्तक देता है, तो बताइएगा केरल में। केरल में प्रे मानसून एक वर्षा आती है जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है, जो आम के फसलों के लिए अच्छा होता है ना। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। ये भाई बहन परिवार इन सब के साथ पढ़ने का एक ही फायदा होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी मॉल बिग बाजार में जाओ, 20 सामान खरीदो, अगर आपका दोस्त एक पूछा तो 5-7 और आप बता पाओगे, लेकिन आप एक ही सामान खरीदोगे और अगर दिमाग से हट गया तो फिर तो जो है वो याद आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी ज़रूरी है, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, है ना। और कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप क्वेश्चन के रीड तक जाइए। और मैं आपको साधारण से साधारण भाषा में बस यही कराने यूट्यूब पे आया हूँ कि आपको कम दिनों में वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ पे एक आपका विश्वास जनरेट हो जाए, है ना। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? देखिए, स्टैंड अप योजना मैंने बताया है कि भाई उस समय जो है जेटली साहब थे हमारे, अब तो हमारे बीच में नहीं है ना। तो 2016 में इस प्रकार की स्कीम आई, है ना। तो ये स्कीम जो है ये महिला और अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिला है, इनके उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस स्कीम को लाया गया था। इसकी जो समाप्ति हो रही थी ये 2022 में समाप्ति हो रही थी, लेकिन इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। अब 2025 तक इस योजना को एज इट इज चलाया जाएगा। इसके अलावा यह योजना किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये बताइएगा वित्त मंत्रालय के अधीन है। आपके सामने एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद इससे ब्लेसिंग के लिए भैया, है ना। 3:34 में मैंने पेपर कटिंग किया है। अभी मेरे ख्याल से आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो 4 बज के कुछ मिनट होता रहेगा, है ना। ये देखिए, ये हमारे चैनल का है, ये मैंने कटिंग किया है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इन्होंने अच्छा ब्लेस किया है। बहुत जल्द आप पूरे यूट्यूब पर जो भी लिखा है आपका एक्यूरेट एनालिसिस रहता है, साथ ही आपके सिक्स सेंस क्या कहना जो बोल देते हो पेपर में आ जाता है। एक बच्चे ने आज बोला है कहीं टीसीएस से आप मिले तो नहीं हो। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये जो है तजुर्बा से आती है। आप भी कुछ दिन गुजारो मेरे जैसे, आपको भी आ जाएगा। अनुच्छेद 52 से 35 तक क्या वर्णित है, सब दिन बताता हूँ कि ये 5 जो है 1 से लेकर 51 तक अभी तक आर्टिकल्स पूछे गए इस एमटीएस में। इसके अलावा जो संविधान के भाग है ये 1 से 5 तक आपको याद करने में क्या ही जाता है। आइए 1 सेकेंड में याद करवाता हूँ, नहीं याद है तो आइए। 12 से 35 तक के बीच में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, वर्तमान
में 6 है। ये 6 कैसे बने, तो 7-1 बने। ये जो -1 हुआ ये कौन सा है, तो ये संपत्ति के अधिकार के जो है हटाया गया था आपका फंडामेंटल राइट से। ये कब हटाया गया था, तो 1978 में एक संविधान संशोधन होती है जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाता है कि ये संपत्ति के अधिकार आजकल संविधान में कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि आर्टिकल 300A में लाइक विधिक अधिकार के रूप में जो है वर्णित है। तो इससे सभी बात हो गई, संपत्ति के अधिकार कब हटा, कैसे हटा, कहाँ पे है, पहले क्या था, अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है जो आप यहाँ से डायरेक्ट देख पाएंगे अगले पॉइंट में। तो इतने तो हो गए। इसके अलावा जो 5 से 11 तक है ये हमारा नागरिकता है, क्योंकि जो भाग 1 है ये सभी रट लेते हैं, लेकिन भाग 2 से कोई देखता ही नहीं है। देखिए देखिए काम आएगा। 5 से 11 तक जो है ये भाग 2 है। यहाँ पे सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है कि नागरिकता कैसे लिया जाता है, कैसे त्यागा जाता है, किस स्थिति में हट जाएगी, है ना। इसके अलावा 1235 जो है ये फंडामेंटल राइट है जिसकी मैंने पूरी व्याख्यान अभी कर दिया। 36 से लेकर 51, 36 से 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में है। अब बात आता है कि ये जो है मैंने जैसे अमेरिका से बताया फंडामेंटल राइट लिया गया है, तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। हमारे संविधान में अधिकांश तथ्यों को किसी न किसी देश से अपनाया गया है। फिर भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि 2 करोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो संविधान है अधिकांशतः कहाँ से प्रेरित है, तो अधिकांशतः जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से ये झुकाव रखता है या कहाँ से तथ्यों को लिया गया है, कहाँ से चीजों को शामिल किया गया है, तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हमारे संविधान में रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है और सबसे ज्यादा मान लीजिए 60% थिंग जो है इसी का जो है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे पहले के जमाने में बटन वाला फोन था, आज आपके पास एंड्रॉयड फोन है, लेकिन फोन ही कहते हो ना, उसको फोनिक थोड़ी कहते हो, है ना। तो उसी प्रकार से जब 1935 में अधिनियम बना था तो तथ्य छोटे छोटे हुआ करते थे, इसी को विस्तार करके संविधान में लाया गया है। तो जड़ तो यही है। तो 60% थिंग जो है 1935 अधिनियम से आया है, बाद बाकी जो थिंग है वो किसी न किसी देश से जो हमें अच्छा लगा मैंने यहाँ पे रखा है अपने संविधान के अंदर, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान सॉरी नागरिकता बता रहा हूँ यहाँ पे, तो नागरिकता ब्रिटेन से हो गया, फंडामेंटल राइट अमेरिका से हो गया, नीति तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से एक चीज और लिया गया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि राज्यसभा में जो आपका अपर सदन है, जो आपका अपर सदन है, राज्यसभा बोलते हैं इसे, राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को मनोनयन करता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अनुच्छेद आपका अब देखिए 51 पे एंड हुआ, तो आगे मैं फिर से 51 याद करने के अच्छी तरीके हैं भैया। 51 से लेके 151 तक भाग 5 में आ जाता है। इसमें द यूनियन की बात होगी, संघ की बात होगी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी, है ना, ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा, ये सभी इसी में आ जाएगा। इसी के बीच में आप देख लीजिए ना, राष्ट्रपति 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में है, इसके अलावा सॉरी 62 में, हाँ 63 में है। इसके अलावा 85 में लोकसभा भंग है, 75 के 1 में प्रधानमंत्री है, 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, 108 में ज्वाइंट सीटिंग है, 110 में वित्त विधेयक है, 112 में सेंट्रल का विधेयक है, सॉरी बजट है। तो ये सब जो भी है इसी आर्टिकल के बीच में आ जाएंगे, यानी संघ की बात आ जाएगी भैया। अब संघ की बात है तो संघ की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो संघ की व्यवस्था जो है कनाडा। यहाँ पे संघ कहने का मतलब है द यूनियन, सेंट्रल पावर, है ना। संघ जो है कनाडा से लिया गया है संघ की व्यवस्था। इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बता रखा है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो मुझे याद आएगा बताऊंगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये अपने पास 3 सूचियां हैं। ये कौन से अनुसूची में है, तो सबसे पहले आप कहते हो सर जी 7वीं अनुसूची में है, ये बहुत अच्छा है ना। संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय शामिल है 100, तत्पश्चात राज्य सूची में है, और सबसे कम जो है 52 के समथिंग समवर्ती सूची में, यानी सबसे कम इसमें है। संघ सूची में कौन कानून बनाता है जी, सेंट्रल। राज्य में कौन बनाता है, यूं तो स्टेट बनाते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद ली जा सकती है जी। और समवर्ती में कौन बनाते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट दोनों मिलके बनाते हैं। तो ये तो हो गई बातें। अब मैंने ऐसा कहा था कल
कि मान लीजिए कि भाई हर चीज एक आदमी अपने जिंदगी में हर चीज को तो सीधा रख ही नहीं सकता। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो नियम बना है, हमारा संविधान है जी, तो इसमें सब चीज अटैच, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो जो छूट गया है इसे हम अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। अपशिष्ट का मतलब तो आप समझ रहे हैं। तो अपशिष्ट शक्ति का जो कानून बनाने का अधिकार है ऐसे विषयों पे जो इन तीनों सूचियों में अभी तक शामिल नहीं है किसी कारणवश, है ना, तो इस पे कौन कानून बनाएगा? तो आप कहेंगे जी सर संघ बनाएगा। ये याद रखिएगा, सीजीएल में आया हुआ कई बार, करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आर्टिकल 151 से 237 ये भाग 6 है, जिसमें आपका द स्टेट्स की चर्चा है, राज्य की चर्चा है। इसमें राज्य के सर्वोच्च नागरिक आपका गवर्नर हो जाएगा, है ना, राज्यपाल हो जाएंगे, फिर सीएम हो जाएंगे, फिर उससे उसके जो विधानसभा है, विधान परिषद है, हाई कोर्ट है ना, एडवोकेट जनरल है, ये सभी के सभी इस आर्टिकल के बीच में समा जाएंगे, 151 के 237 के बीच में। चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है मित्रों, ये है हमारा कि संथाल जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। अभी मैंने बताया था आपको कि भाई मुर्मू जो है ना, मुर्मू 3 मुर्मू को आपको जरूर याद रखना चाहिए। एक मैंने बताता हूं आपको कि चंद्रानी मुर्मू, एक मैं आपको बताता हूं भैया गिरीश चंद्र मुर्मू, और एक बताता हूं जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू शाहिवा है, जो अभी हमारे प्रेजेंट में जो है राष्ट्रपति भी है ना। तो इन तीनों को जरूर याद रखें। क्यों याद रखें भाई? चंद्रानी मुर्मू जो है ये सबसे कम उम्र में सांसद बनी थी। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये वर्तमान में हमारा कैग है, सीएजी है। सीएजी से संबंधित आर्टिकल बहुत आता है एग्जाम में, 148 याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति हैं, जो दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये संथाल समूह से ही बिलोंग करती है ना। संथाल समूह के जो सरनेम है वो मुर्मू भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है पूरब दिया था, पश्चिम दिया था, साउथ दिया था, और ईस्ट जो भी है, पूरब तो ईस्ट को ही कहते हैं भाई, नॉर्थ दिया था। तो इसमें से आपको पूरब ही लगाना पड़ेगा, पूर्व प्रदेश, है ना, क्योंकि ये झारखंड वगैरह, झारखंड इत्यादि आदि में छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा के कुछ भाग तक जो है ये जनजाति पाई जाती है। आपका कौन सा? संथाल। आपको याद होगा संथाल विद्रोह से मैंने बहुत सारे चीज बता रखा है आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, जितना अभी पढ़े उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो मैंने नहीं बताया है ना। तो ये आपका सिंधु और कान्हू थे। ये कब होती है जी? तो ये 1855 में होती है जी। ठीक, 1857 से 2 साल पहले। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था जी, इसे भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1855 में गवर्नर ही कहलाएंगे। 1857 में इसे वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें हम तो काफी जीत ही गए थे जी, लेकिन नेता, हमारा जो एक नेतृत्व करने वाला एक लीडर चाहिए था वो नहीं था, इसके अभाव थे और हम नहीं जीते। लेकिन हमने जोरदार तमाचा मारा था जी अंग्रेजों के मुंह पे, है ना। तो यहाँ पे 1857 में हमारी काफी हद तक जीत हुई, और तब से जो है ना इस पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर का जो है वायसराय कर दिया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत का इस तरह से पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ था। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर मतलब वायसराय कौन थे? तो कैनिंग बताइएगा। इससे क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा कि भाई 1857 का विद्रोह क्यों विफल हुआ था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसका सबसे सटीक आंसर है एक सुदृढ़ नेतृत्व का अभाव। ठीक है, इसके अलावा देश के वर्तमान क्यों हुआ ना, ऐसा क्यों हो गया पता है? कि हम छिटफुट होके आक्रमण करने लगे, कहीं से, तो हमारा जो है ना ये मतलब टुकड़ी का जो पावर है कम हो गया और हम आसानी से जो है हारते गए। ठीक है, इसके अलावा देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये मैं बता ही दिया। इसके अलावा जो है कथकली कहाँ का नृत्य आपसे पूछा गया, एकदम लल्लू सा छोटू सा, तो ये आपका केरला का है। आपको मैं बता रखा हूँ भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम में भगवान शिव की आराधना होती है। भरतनाट्यम जो है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। नाट्य शास्त्र एक किताब का नाम है जी, है ना। नाट्य शास्त्र से ओडिसी नृत्य भी काफी हद तक प्रेरित है, ये बात भी ध्यान रखिए, खाली भरतनाट्यम में नहीं है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम, कथकली, ये दोनों केरला अकेले 2 क्लासिकल डांसेस को लेके बैठा है, जिसमें मोहिनीअट्टम से आपको क्वेश्चन आता है कि किस भगवान की या किस देवी देवता की पूजा होती है, तो आप बताएंगे भगवान विष्णु की। इसके अलावा
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, है ना, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश, ओडिसी जो है ओडिशा, मणिपुरी जो है मणिपुर, कथक जो है ये उत्तर भारत का, और सत्रिया जो है ये असम का। सत्रिया से क्वेश्चन आता है, शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है, शंकर देव, ठीक है, शंकर देव को दिया जाता है। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों। सीजीएल के लिए भी प्रैक्टिस सेट मौका देख के स्टार्ट कर दूंगा, तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं वो सभी वीडियो को अटेंड करते रहे, एनालिसिस करवाया तो क्या हुआ, ये सब भी आपके काम के हैं। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु, भरतनाट्यम भगवान शिव की पूजा जो है भरतनाट्यम में, मणिपुरी के अंदर राधा कृष्ण की जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या झूम कहाँ कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका ऑप्शन में असम था, राजस्थान था, 2 ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसमें असम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूर्व साइड में जो है आपका नागालैंड वगैरह में भी झूम कृषि ही कहा जाता है। कहीं कहीं पे पार्टिकुलर जगह पे देखिए, जिस प्रकार से आपने शुष्क घास के मैदान को सवाना कह देना है जी, लेकिन आप जानते हैं कि ये सवाना कहाँ है, ये अफ्रीका में है। लेकिन अगर कहीं भी शुष्क घास की मैदान है तो आप सवाना शब्द का इस्तेमाल कर लेते हो। यहां से नहीं समझे, आइए मैं और समझाता हूं, मेरे पास बहुत इलाज है। देखिए, जैसे आप ग्रह जो है, ग्रह जो आपके पास 8 है वर्तमान में, इनके जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं जी, इसे कहीं कहीं तो आप उपग्रह देखोगे लिखा हुआ है, अधिकांश जगह आप इसे चांद लिखा हुआ देखते हो कि भाई जुपिटर के कितने चांद है, मंगल के कितने चांद है। हमारे पास तो एक भी चांद नहीं है ना। जुपिटर के कितने हैं, मंगल के कितने हैं। तो ये चांद वाला जो शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है ये चांद है, तो इसी को पकड़ के ना रिलेट करते जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं कि किसी पार्टिकुलर, वैसे झूम तो हर जगह कहिए, झारखंड में भी झूम कह सकते हो, लेकिन जो पार्टिकुलर नाम दे दिया गया स्थानीय रूप से, तो झारखंड में इसे कुरुवा कहते हैं, राजस्थान में इसे वालरा कहते हैं, इस प्रकार से वालरा, वालरा। और वालिद शब्द जो है, ये वाला वालिद, ये इस्लाम धर्म में शायद पिताजी को कहते हैं, आई थिंक, क्योंकि इरफान पठान के एक इंटरव्यू में मैंने देखे थे कि वो बोल रहे थे कि मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब, तो मुझे लग रहे थे कि पिताजी को बोलते होंगे वालिद, है ना। जिनको पता होगा, मुझे इतना ही पता है इनके बारे में, ये उर्दू शब्द है शायद, वालिद इनके मतलब पिता ही होते होंगे, या फिर हाँ पिता ही होते होंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की खेती को पोडू कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, झूम कृषि के प्रकार, झारखंड में कुरबा, राजस्थान में बलरा, आंध्र प्रदेश में पोडू, ओवरऑल झूम कृषि, है ना। इसके अलावा ये काट छांट वाली कृषि होती है। निम्नलिखित में से टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट जो दांत धोते हैं ना, टूथपेस्ट, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, ये पूछा गया था आपसे। ऑप्शन में हमें जो प्राप्त हुआ आयरन, मेलोडिनम और फ्लोरीन, तो इसमें आप फ्लोरीन को मिला सकते हैं, फ्लोराइड को मिला सकते हैं आयरन में। फ्लोराइड जो होता है मसूरों वगैरह के लिए अच्छा होता है ना, विद्युत ऋणात्मक काफी होते हैं फ्लोरीन, है ना, इसी से बनते हैं फ्लोराइड, ये मसूरे वगैरह के लिए अच्छा होता है। तो फ्लोराइड मैं यहाँ पे टिक करूंगा, आप लोग बताइएगा कि क्या आंसर लगा के आए हो बंधु। हड्डी जो बना होता है ना, ये कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए गर्भवती महिला को कैल्शियम की गोली खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा और आयरन की भी, क्योंकि उसे एनीमिया होने की भी लक्षण जो है ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा दांत के ऊपर पाए जाने वाली जो एक चीज है, इनका नाम है एनिमल, एनिमल नहीं भाई, एनामील, एनामील, एनिमल कहोगे तो जानवरें हो जाएगा। एनामील जो है ये शरीर में सबसे कठोर तत्व है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग ओरल दवाई बनाने में भी होता है। अमोनियम क्लोराइड NH3Cl होगा इसका सूत्र। इसका प्रयोग जो है आप दवाई वगैरह में बनाने में भी देखे होंगे, कई बार आप कफ सिरप वगैरह पीते होंगे तो उस पर भी इसका जो है कंपोजिशन में लिखा रहता है कि इस चीज में जो है इनको मिलाया गया है। इसके अलावा 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में संस्थापकों में कौन सा नेता शामिल रहा, ये पूछा गया था, न कि ये पूछा गया था कि किसने स्थापना किया, है ना। तो मुझे इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि ये पूना की बात है और राजनेता की बात हो रही है, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक साहब शामिल हो सकते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ऑप्शन में थे क्या, या ऑप्शन में थे तो आप आंसर क्या लगाए हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक का पसंदीदा एरिया पुणे रहा है, और उस समय जो है इनके अच्छे स्वभाव के कारण ये तो बाद में उग्र रूप धारण किए,
है ना। पहले तो ये भी थोड़ा सा शांत ही रहते और अच्छे हमारे राजनेता है ये, है ना, काफी चीज की हमारे देश के लिए, है ना। तो इन्होंने जो आपका 1916 में एक चलाया था ना, वहां पे क्या चलाया था अभी याद नहीं आ रहा, होम रूल लीग, इसमें भी ये रहे। तो पूना इनका पसंदीदा क्षेत्र रहा, इस हिसाब से मैं पूना को यहाँ पे आंसर, बाल गंगाधर तिलक साहब को आंसर लगा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि इसमें आंसर क्या लगाए हैं। पुणे में एक चीज और होता है जो आपके आने वाले शिफ्ट में देखा जा सकता है कि बालिका विद्यालय प्रथम बार बनी, और मैं बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ। तो इसकी जो स्थापना है ये ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जो है प्रयास से संभव हो पाया, जो पुणे में ही है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस प्रकार से सावित्रीबाई फुले जी जो है, ये ज्योतिबा फुले वही साहब हैं जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज का नाम सुने ना, तो इनके संस्थापक ज्योतिबा फुले साहब हैं। तो इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्हीं के प्रयास से जो है बालिका विद्यालय महाराष्ट्र के अंदर स्थापना होती है, और इस प्रकार सावित्रीबाई फुले प्रथम लेडी टीचर इंडिया में बनती है। इसके अलावा तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना भी किया, है ना। इनके साथ में जो थे एनी बेसेंट साहिबा भी थी, एनी बेसेंट। एनी बिसेंट के बारे में मैंने बता रखा है भाई, ये पूर्णतः इंडियन नहीं, आयरिश लेडी थी। उसी प्रकार से आपको मदर टेरेसा के बारे में ध्यान रखना है। मदर टेरेसा पूर्णतः इंडियन नहीं, अल्बानिया की रहने वाली थी। कहाँ क्या? अल्बानिया। तो इन्हें दोनों को ध्यान रखें, दोनों ही देवियां यहाँ पे आए, स्वतंत्रता दिलाने में जो है हमें काफी मदद करा, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक साहब जो है मराठा नामक और केसरी नामक, मराठा और किसी लिखा गया, चलो केसरी, मराठा और केसरी नामक पत्रिका का भी जो है संपादन किए थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है जो प्रश्न क्लियर नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मुझे भेजा है, हालांकि मैं जो है याद दिला दिला के पूछा हूं, लेकिन सब चीज बताता गया और उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया। आई होप उनका रिजल्ट हो। शंकरन, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि ये पूछा था कि कोई शंकर है और ये किस नृत्य से संबंधित है। देखिए इस फॉर्म में एक तो उदय शंकर है ना, एक आपका शंकर महादेवन है जो अभी गाते ही हैं, शंकर महादेवन, इनको जानते ही होंगे। इनका भी एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, माझा माहेर पंडरी, है ना, जो पंडित भीमसेन जोशी भी गाए हैं और ये भी गाए हैं। और न्यू मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे कुछ दिन स्वच्छता वाले में, शंकर महादेवन साहब, है ना। तो ये भी है एक। और एक आपका शंकर नंबूदरी है शास्त्रीय में, तो शंकर नंबूदरी साहब जो है आई थिंक कथकली से संबंधित है। तो बताइएगा इन तीनों शंकर साहब में कौन सा शंकर थे, ठीक है, या भगवान भोले शंकर से कुछ थे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ जो आप वीडियो डालते ही पूछते हो दोस्तों, पीडीएफ मैं आपको रात को पर डे अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, टुडे एग्जाम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके जुड़ सकते हैं। कलाम साहब का फोटो है मतलब वॉलपेपर में लगा हुआ, तो आप जुड़ सकते हैं, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे दोस्तों, इसीलिए और भी क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया था, पीडीएफ के नीचे राइट हो गया था, फिर मैंने देखा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, बताए हैं किस तक पुस्तक का नाम, ये किरण देसाई के लेखिका है इनके। द व्हाइट टाइगर इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा तो आप अरविंद अडिगा बता देना। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अगर पूछा गया तो अरुंधति राय बता देना। ये सब इस एक फॉर्म के पुस्तक है। इसके अलावा ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, दोनों के लेखक विक्रम सेठी है। ए सुटेबल बॉय पूछे चाहे ए सुटेबल गर्ल पूछे, ए सुटेबल गर्ल के कई सारे पार्ट है, तो ये सभी जो है विक्रम सेठ ने ही लिखा है। इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस अगर पूछे तो शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरों का एक युग, शशि थरूर, है ना। एरा मतलब यहाँ युग से है ना। शशि थरूर के और भी पुस्तक, अभी जो एक लेटेस्ट निकला है अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक काफी ट्रेंड में अभी बिक रहा है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे अगर न्यू वाला से पूछे, हालांकि अभी तक न्यू वाले से क्वेश्चन नहीं आया है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, 2020 रिवोल्यूशन ये भी चेतन भगत लिखे हैं। टू स्टेट्स ये भी आपका चेतन भगत ने ही लिखे हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान, पुस्तक से छूट गया था, मुझे लगा इसे बताना जरूरी है, नहीं तो मैं स्किप भी कर सकता था क्योंकि वीडियो एंड कर दिया था। इसके अलावा मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टर से संबंधित है। आप जानते हैं मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली है, पेशेवर वेट लिफ्टर महिला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 जापान के अंदर कराया गया, इसमें जो पहला पदक भारत को मिला था रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। और इत्तेफाक देखिए जो 2022 में आपका राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम
बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ, तो जो पहला गोल्ड मिला है ना, ये भी आपका कौन दिलाया? मीराबाई चानू ने ही दिलाया। तो ये स्टार प्लेयर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, और इंग्लैंड कॉमनवेल्थ में भारत को 22 गोल्ड मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को बात करेंगे तो 1 गोल्ड, और इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वहां पे भारत को 22 गोल्ड के साथ 61 पदक, यानी 22 गोल्ड, 16 आपका रजत और 23 जो है ब्रॉन्ज, ठीक है। और जो टोक्यो में हुआ है 1 + 2 + 4, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज मिला था। एक प्रश्न आपके साइंस से देखने को मिले, 2 प्रश्न, एक टूथपेस्ट वाला आपका हो गया, और एक ये भी देखने को मिला था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस का पावर का अगर आपसे पूछे कि P बराबर क्या होता है, तो 1/, फोकस दूरी होता है, लेकिन ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है। अगर आपका सेंटीमीटर में दिया है तो पहले मीटर में चेंज करें, तब न्यूमेरिकल को हल करें। आप जानते हैं जो दर्पण का सूत्र 1/V बराबर 1/V बराबर 1/F बराबर 1/V + 1/U है ना, और लेंस का सूत्र में माइनस हो जाता है, तो ये तो आप जानते हैं। तो अगर इसमें अगर पावर के सूत्र से इस्तेमाल करना है तो P बराबर 1/F होता है, लेकिन मीटर में ध्यान रखें। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से डिनोट करते हैं करंट का मात्रक, और अमीटर से मापते हैं करंट, ये बात भी ध्यान रखें। और अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है परिपथ में, सर्किट के अंदर। इसके अलावा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो रेसिस्टेंस होता है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। और जो प्रतिरोधकता होता है इसका ओम मीटर होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इतने सारे प्रश्न छूट गए थे जो मैं आपको लेके आया हूं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब जो है लाइक करें। आप तो कहोगे नहीं कि पहले भी कह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 मई 2023 और आज एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं कि हर कोई भी एनालिसिस कराता हूँ उसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ, जो आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही मैं बता दूं कि आज का जो ये थर्ड शिफ्ट का लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को ऐड कर दिया गया है और मैं इसे मॉडरेट से ऊपर का जो है ये शिफ्ट कहूँगा, ठीक है। इसमें अगर ये आपका जो नॉमिनेशन होगा तो इसमें जो है कम अटेंड वाले को भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है सीधे टॉपिक से मोड़ दिया है, 1-2 छोड़ के। देख लीजिए, पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से? ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। ये गोलकीपर है हॉकी में, और ये चर्चा का विषय क्यों रहा था कि ये की चर्चा का विषय इसलिए है कि अगर आपको याद हो कि 2021 में 12 प्लेयर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। इसमें से 10 प्लेयर या तो टोक्यो के मेन ओलंपिक में कोई ना कोई पदक जीता था, या फिर जो पैरा ओलंपिक हुआ था इसके अंदर कोई ना कोई पदक जीता था। इसके अलावा 2 खिलाड़ी, एक मिताली राज और एक आपका सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है ना, और ये मिताली राज किससे है? महिला क्रिकेट से, आप संन्यास ले लिए। तो इतने खिलाड़ी को दिया गया था पिछले साल वाला मेजर ध्यानचंद। तो इसमें एक पीआर श्रीजेश साहब भी थे, है ना, ये गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम के। तो इनको जो है इसीलिए यहाँ पे हॉकी राइट आंसर हो जाएगा, और ये चर्चा का विषय रहे इसीलिए पूछा गया। साथ ही साथ 2023 का जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ये टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया है, जो एकलौता विजेता है 2023 में मिला है 22 के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अधीन है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है पीएमए PAMAY, तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका शहरी एवं विकास मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई तो 2015 में हुआ था। आज 2-3 योजना से क्वेश्चन आए। एक उज्ज्वला योजना आया जो आपका एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। एक आपका स्वनिधि योजना आए, है ना, स्वनिधि योजना, है ना। एक ही आपका ये आया जो आपका एक स्वनिधि योजना आया, एक योजना उज्ज्वला आया, एक अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आया, और एक योजना और आया था, एक योजना जो है और आया था, अभी स्मरण नहीं आ रही। आज 4 योजना पूछे गए। तो प्रधानमंत्री के जो भी योजना है खास करके 2015 और 2016 में स्टार्टअप, आप देख लीजिएगा, किसी भी अच्छे किताब में मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह या फिर कोई भी अच्छे किताब में। भारतीय मसाला केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका केरला के अंदर स्थित है, कोझिकोड में,
है ना, कहाँ पे है, केरला के अंदर कोझिकोड में है आपका मसाला उद्योग। अगर आपको ये कोई पूछे कि भारत में सबसे उच्च क्वालिटी के हल्दी के लिए वहाँ पे हल्दी की संस्था कहाँ लगाई गई, तो इरोड में लगाया गया। इरोड, इरोड कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो केरला है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक इरोड आपका जो है राजस्थान के अंदर भी है आई थिंक, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा है, और एक इरोड आपका तमिलनाडु में भी है। इसके अलावा बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब सिलिकॉन क्या होता है ये आप समझते हैं, उपधातु होता है जिसे अर्धचालक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है तो आप 7 बताएंगे। 7 ही जो है उपधातु है, जो न तो चालक है और न ही अचालक है, ये बीच वाला ट्रांसजेंडर जैसे है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से क्या उपयोग होती है, तो सिलिकॉन से चिप वगैरह बनती है। सिलिकॉन से सोलर लाइट जो होती है, ये जो सोलर पैनल वगैरह होता है, जो रूफटॉप योजना आपके सोलर पैनल से ही संबंधित है, तो जो सोलर का जो प्लेट रहता है इस वगैरह में भी आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है। और चिप तो आप जानते ही है, खूब जो है देखे हैं आप, चिप जो मोबाइल में एडिशनल स्टोरेज के लिए आप चिप भी यूज करते होंगे, है ना। और चिप का आविष्कारक भी पूछ देता है, पहले की एग्जाम में पूछता था, हालांकि कई सालों से नहीं देखा गया है, जैक किल्बी ने किया। इसके अलावा विश्व में जो है आपका सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इसी बार के एमटीएस में आया। तो ये क्वेश्चन आपका सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में है। यारे ये वही सैन फ्रांसिस्को है जहाँ पे 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी, याद आया कुछ, हाँ, तो ये वही सैन फ्रांसिस्को है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखिए बेरोजगारी के भी कई कैटेगरी है ना, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेटेंट यानी गौण बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के भी मौसमी बेरोजगारी, ये कई प्रकार के बेरोजगारियां होती है। इकोनॉमिक्स का टर्म समझना थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इजी हो जाता है। देखिए चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं इसे, जब अर्थव्यवस्था में आपका उतार चढ़ाव आता रहता है और इससे जो आपका बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, तो आपका चक्रीय बेरोजगारी ऑप्शन में होगा। या फिर इसे और भी विशुद्ध हिंदी के तरफ ले जाए तो अवसादी बेरोजगारी कहते हैं। अवसाद तो आप जानते ही है ना, अवसाद जैसे समुद्र वगैरह में जो गाद वगैरह जमा हो जाता है बोतल उतल साइड में, उसे भी अवसाद कह देते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस बेरोजगारी का क्या नाम दिया गया है, चक्रीय बेरोजगारी या अवसादी बेरोजगारी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कुछ खास दिनों में, दिलों नहीं भाई, दिल नहीं, कुछ खास दिनों में काम नहीं रहने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसान के समय खास करके जो जिनके पास छोटे जोत होते हैं, छोटा जोत मतलब कम जमीन है किसी किसान के पास, तो क्या करता है, मौसम में तो फसल उपजा लेते हैं लेकिन जल और भी कोई चीज की सुविधा, बिजली वगैरह की सुविधा नहीं होने के कारण वो खेत जो है बहुत दिन तक पड़ती रहता है ना। जैसे मैंने कल बताया था कि इंडिया में बेसिकली 2 प्रकार के जो है आपका एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, एक तो रबी फसल और एक खरीफ फसल। तो इनके बीच में 2.5 महीने की करीब गैप मिल जाती है। तो ये 2.5 महीना ये खेत जो है छोटे किसानों को अक्सर खाली ही रहता है। तो इस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी सुविधाओं से लैस हो जाए तो इस 2.5 महीने में जायद की फल किया जा सकता है, जैसे तरबूज खरबूज वगैरह, है ना। तो ये जो मतलब कुछ दिनों के लिए जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ उस किसान के लिए वो मौसमी बेरोजगारी है। यहाँ पे मैं फसल नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बेरोजगारी समझा रहा हूँ। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पिछले एमटीएस का रीड था ये, ठीक है, और अब बेरोजगारी से क्वेश्चन आने लगा है तो ये सब पूछे ही जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये क्या होता है, लेटेंट बेरोजगारी होता है। जो मतलब जो इसमें लगे होते हैं ना, जो कर्ता इसमें लगे होते हैं, जो डूअर होते हैं, उसको लगता है कि मैं तो रोजगार पूर्ण आदमी हूं, मुझे रोजगार तो प्राप्त है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था को कोई मदद नहीं कर रहा होता है। जैसे फिर से आप छोटे जोत का उदाहरण ले ले, जैसे मेरे पास मान लीजिए 1 ही बीघा जमीन है और मैं सब दिन इसी में जाता हूं खेती करने, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे जो अगल बगल है शहर है, वहां पे कोई कल कारखाना नहीं है जहां पे मैं काम कर सकूं, तो मेरी मजबूरी है मैं इसी खेत में जाता हूं सब दिन और काम करता हूं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं रोजगार हूं, लेकिन मैं अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहा हूं और अपना टाइम भी किल कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे में जब लगता भी होगा
कि रोजगार में प्राप्त हो और एक्चुअली वो बेरोजगार हो रहा होता है, तो ऐसे को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आई होप आप तीनों प्रकार की बेरोजगारी को मोटे मोटे में समझ गए होंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, टुवार्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? देखिए फ्रीडम की ओर एक बायोग्राफी है, स्वतंत्रता की ओर, इनके लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है टुवार्ड्स फ्रीडम। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलाया था? ये क्वेश्चन शायद आपसे ना आए एग्जाम में, लेकिन जानकारी रहने के लिए ठीक है, शपथ जो दिलाए थे, क्योंकि उस समय जो थे आपका जो पहला बना था माउंटबेटन साहब, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर कहिए, तो माउंटबेटन साहब ही दिलाए थे इनको शपथ। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्य किताब जो है ग्लिम्पसेज ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, ये कई बार पूछा गया, ओल्ड नहीं वर्ल्ड मतलब दुनिया, है ना। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड एंथोलॉजी, ये सभी के सभी पुस्तक के लेखक जो हैं आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब है। इसके अलावा मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू साहब से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक भाई है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, इसके पीछे री लग जाता है, यानी फिर से दोबारा होता है ना कि भाई री एग्जाम हो जाएगा, है ना, रिजांच मतलब रीचेक हो जाएगा, इस प्रकार से। तो मेघनाथ देसाई जो है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूछता है कि अध्यक्षता कौन की? तो जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्वराज की मांग की गई थी, और स्वराज शब्द का प्रयोग करना ये कोलकाता के अंदर हुआ था, तो ये कम पूछता है, लेकिन जहाँ पे मांग हुआ था ये ज्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए बताया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की जो भी बात मतलब रखी थी, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू साहब ही जो है पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव। इसके अलावा एक प्रश्न एक पुस्तक और पूछा गया, आज 2 पुस्तक पूछे गए, है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये विदेशी लेखक है जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसको जेम्स मिल में जिन्होंने भी टिकट लगाया, है ना, मतलब ऑप्शन टिक लगाया, उनका राइट हो गया। ये इस फॉर्म में आपको 2 पुस्तक और देखने को मिलता है, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंग्लैंड, है ना। तो ये पैसेज टू इंडिया वाला याद रखना है तो विदेशी राइटर रहेगा, और इंग्लैंड वाला याद रखना है तो देसी जैसा नाम रहेगा। देख लीजिए, ये पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर। ठीक है, ये विदेशी जैसा नाम लग रहा है, फोस्टर जॉन, है ना। इसके अलावा ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सी चौधरी, नीरज जी नहीं, नीरज सी चौधरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों किताब को याद रख सकते हैं, याद रखने का जो है फायदा होगा जी आपको। इसके अलावा इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है? काफी कॉमन सा था ये, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे चमकीला तारा है, सांझ का तारा है ना। इसके अलावा पृथ्वी की बहन तो बता ही दिया, सबसे चमकीला भी बता दिया। इसके अलावा सबसे गर्म भी रख लीजिएगा, ये जो है चारों गुण इसी के अंदर है। 5वां गुण भी इसके पास है जी, इसके कोई बेटा बेटी नहीं है, यानी कोई उपग्रह नहीं है, कोई चांद नहीं है इसके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ग्रह जो है, ये जो आपका ग्रह है, ये कौन कौन से है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये जो ग्रहों का आप क्रम देख रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे इस सबसे पहले आपका सूर्य हो, ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। आप कैसे याद रखेंगे? सबसे छोटा लड़का सबसे लाडला पेरेंट्स का, तो बुध ग्रह सबसे छोटा, इसीलिए सबसे पहले जगह अपने पिताजी के बगल में बैठे। पृथ्वी की बहन शुक्र है, चूंकि पृथ्वी हमको याद ही रहता है हमेशा कि 3 नंबर पे है, तो पृथ्वी की बहन जो है, तो बहन हमेशा अगल बगल में कंफ्यूज क्या करने के लिए बैठेगी, इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, मतलब करती रहती है हंसी ठिठोली, तो बहन बहन की बहुत ज्यादा चाहती है, इसीलिए बगल में बैठी है। इसके अलावा जो आगे है ये मतलब क्या है, इसके अलावा जो मंगल है, तो आपका मंगल आ जाएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सबसे लास्ट में, अरुण और वरुण सबसे लास्ट में है। ठीक है, वरुण को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भाई मेघ जो होते हैं वो बहुत ऊपर दिखता है हमको, तो सबसे लास्ट में जाओ भाई वरुण साहब, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आपको जैसे याद रहे, याद आपको करना है। 2 बार फ्लो में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और इसे मैंने दिन के हिसाब से भी लिखने का सिखा दिया था। सबसे छोटा आपको बुध ले लेना है क्योंकि सूर्य का प्यारा है, छोटा लड़का। इसके अलावा पृथ्वी की बहन है तो शुक्र 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे पृथ्वी आएगा। अब आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए दिन का क्रम पढ़ दीजिए, तो आपको सबसे पहले रविवार आता है, मतलब अगर आप सोमवार से मारता सोमवार तो ग्रह नहीं है, मंगल तो ग्रह है ना, तो अब मंगल ले लेंगे।
ठीक है, मंगल ग्रह है तो हम मंगल ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद बुध भी ग्रह है, लेकिन बुध तो हम पहले ही ले लिए हैं, तो बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति ले लेंगे। अब बृहस्पति ले लिए तो अब शुक्र लेना चाहिए, लेकिन शुक्र तो हम पहले ही ले लिए, तो अब शनि ले लेंगे और लास्ट में अरुण वरुण ले लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। बिना उपग्रह का दो जो ग्रह है ये बुध और शुक्र है, इसके पास 0 लड्डू उपग्रह है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह जो है ये जुपिटर के पास है, पहले शनि के पास चला गया था लेकिन फिर से जुपिटर के पास आ गया है, ठीक है, हालिया शोध के अनुसार, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह भी कभी कभी पूछा जाता है तो ज्ञानामीड होता है, ज्ञानामीड ये सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। ये किसके उपग्रह है, जुपिटर के ही है, मतलब बृहस्पति के ही है। इसके अलावा सौरमंडल जो आपका सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है, और सूर्य का टेम्परेचर जो है बाहरी सतह का लगभग 6000 डिग्री सी रखा गया है, ठीक है। सूर्य में जहां से प्रकाश की उत्पन्न होती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है और बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, जो भी नाभिकीय रिएक्टर काम करते हैं, जो फर्मी ने खोजा था जिससे हमें इलेक्ट्रिक वगैरह की पैदावार मिलती है सतह पे, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। अब विखंडन मतलब होता है जी टूटना, एक बड़ा बड़ा मतलब ढेला छोटे छोटे में टूटेगा, और संलयन का मतलब होता है छोटे छोटे मिलके जुड़ना। आप समझ रहे हैं, ये सब परमाणु के साथ होता है, मैंने आपको ढेला बता दिया है समझने के लिए, ठीक है, तो ढेला ही मत समझ लीजिएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक पूछा गया था जी, ये भी इजी था। 1897 में रामकृष्ण मिशन साहब की मतलब की स्थापना जो है विवेकानंद साहब ने किए थे अपने गुरु के लिए। विवेकानंद साहब के गुरु कौन थे भाई, रामकृष्ण परमहंस, है ना। इसके अलावा विवेकानंद साहब 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, जो बहुत विश्वविख्यात हुए। आज भी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है भाइयों एवं बहनों। हालांकि ओरिजिनल विवेकानंद साहब का ही नहीं है, बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा नरेंद्रनाथ दत्त जो है इनके ओरिजिनल नाम है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं जी, देखिए हिमालय को जो है बेसिकली 4 नामों में बांटा गया है, वैसे मतलब भाग दिशा के अनुसार, और 4 जो है नदी के जो क्षेत्र है कि कहां से कहां तक के बीच में इंडिया में किस हिमालय के नाम से जानेंगे, तो नदी के अनुसार भी 4 क्षेत्र में बांटे गए हैं। तो मैंने नदी के अनुसार आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे नदी के अनुसार नहीं पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हिमालय के जो सबसे उत्तरी छोर है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आपका परा हिमालय भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहे तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को, सबसे उत्तरी भाग में जो सबसे विख्यात श्रेणी आ जाता है ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी आ जाते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी छोर के दक्षिण में, मान लीजिए ये उत्तर है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है जो मैंने बनाया है, ये अगर आपका ट्रांस है तो इसके जस्ट दक्षिणी भाग में जो है आपका कौन सा है जी, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को जो है विशाल हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि बृहद का मतलब ही विशाल होता है, और इसे हिमानी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो बृहद हिमालय है, जो हिमानी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बृहद हिमालय की जगह पे बिरहा लिखा गया है, बताइए। हिमानी के कुछ चोटियां जैसे मकालू, अन्नपूर्णा, अच्छा ये ग्रेट माउंट एवरेस्ट जो है ये इसी रेंज में आ जाएगा जी, बृहद हिमालय के भाग है एवरेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, ग्रेट हिमालय का भाग है आपका एवरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा नदियां के आधार पे भी हिमालय को 4 श्रेणी में बांटे गए, एक शिवालिक भी होता है हिमालय का, है ना। इसके अलावा जो नदियां के आधार पे बांटा गया है, ये आपका एक तो पंजाब हिमालय है हमारे पास, एक आपका हमारे पास कुमायूं हिमालय है, एक हमारे पास नेपाल हिमालय है, और एक हमारे पास असम हिमालय है। ये नदियों के अनुसार कैसे बांटते हैं भाई, पाकिस्तान में सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के किनारे है, तो सिंधु से सतलज जो है ना, अब जहां से इंड करेगा वहां से अगला हिमालय होगा, तो सतलज से काली हो गया आपका कुमाऊं हिमालय। अब काली पे इंड किया तो अगला काली से तिस्ता हो गया नेपाल हिमालय, तिस्ता पे इंड किया तो तिस्ता से दिहांग आपका हो गया असम हिमालय। तो ये चारों हिमालय के जो है नदी तंत्र के भी कल इसी का दिन हो सकता है नदी वाले तंत्र पे, देखिएगा कल जिनका एग्जाम है, या फिर कल है क्या नहीं एग्जाम मुझे इतना भी पता नहीं है, मैं भी आप लोगों से ही पता करूंगा। लेकिन अगर आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो ये वाली पॉइंट जो चारों है इसे ध्यान से रखें। और जो अभी मैंने बृहद हिमालय में बताया कि भाई एवरेस्ट आता है, अन्नपूर्णा आता है, मकालू भी आता है ना। इसमें जो है बृहद वाले में नमचा बरवा भी आ जाएगा जी, नमचा बरवा भी आ जाएगा, नमचा बरवा चोटी का नाम है भाई नमचा बरवा, ये भी बृहद में ही आ जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हिमालय जो है ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन है ना, और देहाती भाषा में कहिए तो जिंदा पर्वत।
इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा 25 से 28 के बीच में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार से संबंधित एक एक आर्टिकल को आपके जवान पे रटाया हूं, ये सब क्या छोड़ेंगे? तो 25 से 28 तक धर्म से जो आपका अधिकार दिया गया है, छूट वगैरह दिया गया है धार्मिक मामलों में, ये छूट है आपका मौलिक अधिकार के थ्रू। 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है। इसके अलावा 19 में जो है मीडिया वगैरह है, प्रेस की स्वतंत्रता है। इंडिया में आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर खरीदिए, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी बैठक कीजिए, सहकारी संगठन का गठन कीजिए, ये सभी जो पावर देते हैं ये आर्टिकल 19 देते हैं। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 क्या है 24 क्या है समझा चुका हूँ। 24 बाल श्रम पे निषेध है और 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, या फोर्सली काम किसी से कोई नहीं करा सकता। एक सेकंड। इसके अलावा जो है 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से और भी बताया था, भीमराव अम्बेडकर साहब इसे संविधान का आत्मा कहा था। इसके अलावा एससी जो है सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है। इसके अलावा कोई भी आदमी जो है मौलिक अधिकार के अनर्ह होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में लेटर आप किस विषय में देंगे? तो इंग्लिश विषय में देना है, हिंदी विषय में एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। 20 और 22 मैंने बीच में छोड़ दिया है, ये बाद में लिखा है कि 20 जो है और 22 जो है ये सजा, जब किसी पे कोई दोष लगाया जाता है तो उसके अपने हित में बचाव हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जोगाई चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के नृत्य शैली है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है सत्यजीत साहब भेजे हैं, ठीक है। सत्यवीर, माफ कीजिएगा, माफ करना भैया, सत्यवीर नाम है इनका, ये राजस्थान से है। ये सभी प्रश्न टेलीग्राम पे भेजे हैं, पहले हमसे पूछे हैं बड़े अच्छे कि कहाँ भेजना है क्वेश्चन, फिर हमें भेजे हैं, ठीक है। सत्यवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना। तो ये जो जोगाई चोलम है ये मणिपुर का होना चाहिए आई थिंक। आप बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था। मणिपुर की जो एक्स्ट्रा है, खांसी बहुत परेशान है भाई, मणिपुर की जो एक्स्ट्रा वाला है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि इसी पीडीएफ में जो है मैंने एक्स्ट्रा सभी बता दिया था मणिपुर के, जैसे थांगटा वगैरह है, मणिपुरी वगैरह है ना, कचई लेमन वगैरह है, बैम्बू वगैरह है, ये सभी बता दिए थे, इसीलिए यहाँ पे नहीं बता। अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में भैया चपारकूट भी पूछा गया था। चपारकूट मिजोरम का है ये चपारकूट, 4 चपारकूट, है ना, तो ये भी पूछा गया था, छूट गया था, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोना और चांदी को मिलाने से क्या बनता है? देखिए ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसके लिए ऑप्शन नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि ऑप्शन हो। वैसे सोना और चांदी, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से एक्चुअली 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का ही जिक्र करना चाहूंगा जिसमें सोना और चांदी। एक तो आपका जर्मन सिल्वर होता है जी, उसमें आपका जो है सिल्वर होता ही नहीं है ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, तो एक मिश्र धातु ये आपका पूछ देता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पे सोना और चांदी को मिलाने से पूछा गया है, तो यहाँ पे मेरे पास इस समय तो आंसर नहीं है, लेकिन एक आपका इलेक्ट्रम नाम का एक चीज होता है, इलेक्ट्रम, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रम बनने के लिए सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए और तांबा भी चाहिए जी, है ना। लेकिन यहाँ पे तांबा का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं ये बताऊंगा नहीं कि यही होगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था, ठीक है, क्योंकि ये जब तीनों मिलते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में तो इलेक्ट्रम का निर्माण होता है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अब महाराष्ट्र में तो बहुत सारे बांध है, फिलहाल जो बांध है जैसे जायके बारी है, जायके बारी परियोजना इस गोदावरी नदी पे है। इसके अलावा पवना बांध है जो भीमा नदी पे है। इसके अलावा आपका कोयना डैम भी महाराष्ट्र के अंदर है, और भी डैम है महाराष्ट्र के अंदर। तो बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। एक बच्चे बताए, जो प्रश्न दिए हैं सत्यवीर जी, वो बताए एक एमपी का था, अन्य 3 महाराष्ट्र का था, लेकिन ऑप्शन याद नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें इसमें, जो अगर आपके पास अच्छा इसका पूरा क्वेश्चन हो इन दोनों का, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं दूसरे तक पहुंचा सकूं। मिलेंगे एक नए वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में, जिनका एग्जाम बाकी हो कंबाइंड शिफ्ट वाले ईयरफोन लगा के साथ देखिएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।